हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेट 05। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 8 शरीर में गति। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 शरीर में गति। तो इस चैप्टर में हम बॉडी के मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि बॉडी मूव कैसे करती है, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वह किस तरह से होता है और हमारे शरीर में कितने जॉइंट्स होते हैं, हमारे शरीर की जो मसल्स है जब मूवमेंट करती है तो वह किस तरह से हमारा शरीर उसमें एक्ट करता है, अलग अलग जंतुओं की मांसपेशी किस तरह से गति करती हैं, वे किस तरह से गति करते हैं, मछली पानी में जैसे कि किस प्रकार गति करती है। तो हम इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानव शरीर में गतियाँ। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। तो जैसे कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि गति क्या होती है। तो जो स्थिर तथा स्थिर शरीर की दोनों अवस्थाओं में होती है तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे कि सांस लेते हैं हम, पलकें झपकाना आदि, ये सभी स्थिर अवस्था में होने वाली गति है। जरूरी नहीं है कि जब हम अपनी जगह से हिलें या एक जगह से दूसरी जगह जाएं, गति हमारे शरीर में तभी होगी। हमारे शरीर में गति स्थिर अवस्था में भी होती रहती है। जैसे कि आप एक जगह पर बैठे हैं तब भी हमारे शरीर में हमारा शरीर जो होता है वो हमारे बॉडी में मूवमेंट होता रहता है, तो इसे हम शरीर की गति कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हिलने से ही हमारे शरीर में गति हो। तो जब हमारे शरीर में गति होती है तो हमारी बॉडी की हड्डियां जो होती है और मांसपेशियां और बॉडी पार्ट के साथ मिलकर हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। यानी कि जो गति होती है, जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहेंगे, और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसे हम गमन कहते हैं। जीव विज्ञान में गति और गमन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि गति जो होती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि पलकें झपकती हैं तो उसे हम गति कहेंगे, और गमन जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के जाते हैं तो उसे हम गमन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है जॉइंट। जॉइंट्स किसे कहते हैं? तो जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे कि कोहनी का एक हिस्सा दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। कंधा अथवा गर्दन, जैसे गर्दन के ऊपर वाला पार्ट और जो सर होता है और नीचे वाला पार्ट, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम जॉइंट्स कहते हैं। तो इन स्थानों को हम संधि कहते हैं। विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। यानी कि हम अलग अलग प्रकार की गति करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की संधियाँ होती हैं। जैसे कि संधियाँ जो होती हैं, संधियाँ दो प्रकार की होती हैं, अचल संधि और गतिशील संधि। अचल संधि वह होती है जो कि फिक्स्ड होती है, जिसमें गति नहीं हो पाती है, और गतिशील संधि वह होती है जिसमें हम गति हो सकती है। जैसे कि गतिशील संधि कई प्रकार की होती हैं। गतिशील संधि में जैसे कि इसमें 3 प्रकार की गतिशील संधि दी गई हैं। कंदुक खलका संधि, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। इसमें जो होता है, एक हड्डी जो होती है वह बॉल की तरह की होती है और दूसरी कफ की तरह की होती है, और वह दोनों एक दूसरे में फिक्स हो जाती है, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे कि इसमें दिया गया है, एक संधि जो है वह पूरी, इसमें ये कफ की तरीके और ये बॉल लगी हुई, तो ये जो कफ में ये फिक्स्ड हो गई है, तो इसे हम कंदुक खलका संधि कहते हैं। कंदुक हल्का संधि सभी प्रकार की दिशाओं में गति प्रदान करती है। यानी कि जो कंदुक हल्का संधि यानी कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वह मैक्सिमम डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी में हो सकती है। इसमें सभी दिशाओं में मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि हमारी शोल्डर की बोन होती है और हिप बोन होती है, जैसे कि जिसमें हम कंदुक हल्का संधि होती है, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा धुराग्र संधि। धुराग्र संधि जो होती है जहाँ पर हमारी सर की पीछे वाली जो खोपड़ी है नेक के साथ जॉइंट करती है, तो वह जॉइंट जो होता है वो धुराग्र होता है, धुराग्र संधि जिसे कहते हैं। तो वह धुराग्र संधि होगी। यानी कि गदे सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि होती है। इसके द्वारा सिर को हम आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो एक बोन जो होती है इसमें, तो वह खोपड़ी के राउंडेड शेप में फिक्स हो जाती है। धुराग्र संधि में एक हड्डी होती है और वह खोपड़ी में जो होता है राउंडेड शेप होता है उसमें फिक्स हो जाती है, गति कर सकती है। ये एक ही अक्ष पे मूव करती है, यानी कि ये एक ही अक्ष पे मूव करेगी। जैसे कि हमारे सर में जो रिंग फॉर्म में ये जो हड्डी होती है वह फिक्स हो जाती है और वह एक ही अक्ष में मूव करती रहती है। इसमें एक बेलनाकार हड्डी होगी और एक रिंग शेप के अंदर चारों तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज संधि, यह संधि दरवाजे में लगी कब्जे की तरह काम करती है।
इस तरह के जोड़ में एक ही दिशा में गति संभव होती है और वह भी 180 अंश के एंगल तक होती है। जैसे घुटने और कोहनी में हिंज जॉइंट होते हैं। घुटने और कोहनी में हिंज जॉइंट होते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है घुटने का हिंज जॉइंट। अचल संधि, अचल संधि वह संधि होती है जिस जोड़ में कोई भी गति संभव नहीं होती, उसे हम अचल संधि कहते हैं। जैसे कि उसे हम अचल जोड़ कहेंगे, जैसे कि हमारी खोपड़ी या कपाल के जोड़ को हम अचल जोड़ कहते हैं। जैसे कि हमारा जो फेस होता है उसमें जो हड्डियाँ होती हैं उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। हमारे जो जैसे खोपड़ी में जो हड्डियाँ फिक्स्ड हैं, नाक है आदि, इस सभी चीज़ों को मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी हमारे अचल जॉइंट होंगे, यानी कि फिक्स जॉइंट होंगे, जो कि फिक्स हैं, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। और गतिशील जोड़ वह जोड़ होते हैं जिनको हम गति कर सकते हैं, जिसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि घुटने हैं, नेक है हमारी, तो इन सभी में हम मूवमेंट करते हैं, तो इसे हम गतिशील जोड़ यानी कि साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मानव कंकाल के बारे में बताया गया है। जैसे कि हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक फ्रेम बनाता है, यानी जो कंकाल होता है वह हमारे शरीर का एक फ्रेम की तरह काम करता है। तो जो बोन्स होती हैं वह उसकी बोन्स जो होती है वह बहुत ही हार्ड होती है, और ये बोन्स हार्ड इसलिए होती हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को एक फ्रेम वर्क प्रदान करती है। ये हमारे शरीर में एक फ्रेम के तरीके होता है जिसकी सहायता से हम उसमें चल सकते हैं, और जिसकी सहायता से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, इसलिए इसे हम मानव कंकाल कहते हैं। ये कई सारी हड्डियों से बना होता है। इसमें 206 हड्डियाँ और 650 मांसपेशियाँ होती हैं। हमारे शरीर की हड्डियाँ इतनी कठोर इसलिए होती हैं क्योंकि उसी जो मानव कंकाल के ऊपर ही मांसपेशियाँ, अंग, स्किन आदि चीज़ें इसी में होती हैं। इसलिए जो मानव कंकाल होती हैं की हड्डियाँ होती हैं वह बहुत ही कठोर होती हैं। इसलिए हमें नेचर ने इतना प्रोटेक्टिव सिस्टम दिया है कि इतनी कठोर दी गई हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट है हमारा पसली पिंजर। पसली पिंजर जैसे कि इसमें 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। जैसे कि ये जो होता है चेस्ट बोन और बैक बोन को मिला देते हैं तो ये हमारा पसली पिंजर बन जाता है, यानी कि चेस्ट बोन और बैक बोन, रीढ़ की हड्डी और आगे की सीने वाली हड्डी को जब मिला देते हैं तो वह हमारा पसली पिंजर बन जाता है। जैसे कि इसमें दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं, जिसे हम पसलियाँ कहते हैं। तो ये केज, इसे हम रिब केज कहते हैं। तो ये जो केज बनाने का उद्देश्य है तो यह है क्योंकि इस केज के अंदर हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग रहते हैं, जैसे कि हृदय, लंग्स, इसी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो इस केज के अंदर हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग जो होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं। इस केज को जो होता है इतना प्रोटेक्टिव बनाने का यही रीज़न होता है कि क्योंकि इस केज के अंदर हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग रहते हैं। यह एक शंकु की तरह के आकार के पिंजरे की तरह दिखता है और इस पिंजरे की हड्डियों को हम पसली कहते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी पीछे दिख रही है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी दिख रही है, तो ये इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं, पीछे की तरफ ही जुड़ी हुई होती हैं। 12 पसलियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। पसली पिंजरा का काम दिल और फेफड़े को सुरक्षा रखना होता है, यानी कि पसली पिंजर के अंदर हमारे दिल और फेफड़े जो होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, तो इन सभी को सुरक्षित रखने का कार्य हमारा पसली पिंजर करता है। नेक्स्ट है हमारा मेरुदंड। जैसे कि हमारे शरीर में जो मेरुदंड होता है ये कपाल के नीचे शुरू होता है, यानी कि जो खोपड़ी होती है उसके नीचे से हमारा मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, मेरुदंड शुरू होता है और कमर के नीचे तक जाता है। मेरुदंड छल्ले जैसे 33 हड्डियों से बना होता है। मेरुदंड जो होता है वह छल्ले जैसे 33 हड्डियों से, मेरुदंड यह कपाल के नीचे से शुरू होता है और कमर के नीचे तक जाता है। मेरुदंड छल्ले जैसी 33 हड्डियों से बना होता है जिन्हें कशेरुक कहते हैं। ये कशेरुकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि यह 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये छोटी छोटी हड्डियाँ मिलकर मेरुदंड का निर्माण करती हैं और ये छल्ले के जैसे होती हैं, जिन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं। ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, ये इतना वाला पार्ट हो गया, उसे हम सिंगल कशेरुक कहेंगे। और ये सभी समूह के रूप में जब हम कहते हैं तो इसे कशेरुकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। हमारा नेक्स्ट है कंधे की अस्थियाँ।
कंधे की अस्थियाँ जो होती हैं वह कई अस्थियों के मिलने से बनती हैं। कंधे की अस्थियाँ कई अस्थियों के मिलने से बनती हैं। ये एक त्रिकोण की तरह होती हैं। ये एक त्रिकोण की तरह होती है, जैसे कि इसमें एक त्रिकोण की तरह के दिखाए गए, तो ये एक त्रिकोण की तरह होती है जिससे एक कॉलर बोन जुड़ी होती है। जैसे कि ये कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन जुड़ी होती है। त्रिकोणाकार हड्डी में एक कटोरी जैसी रचना होती है, जिसे हम गोलेनाइड कैविटी होती है। तो कटोरी जैसी जो रचना होती है उसे हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, जिससे में बाह की हड्डी लगी होती है। जैसे कि ये बाह की हड्डी होती है, ये बनी है, इसे हम बाह की हड्डी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है श्रोणि की अस्थियाँ। श्रोणि की जो अस्थियाँ होती हैं, श्रोणि का निर्माण 3 हड्डियों के मिलने से होता है। जैसे कि फर्स्ट हमारी ये वाली हो गई, सेकंड ये वाली हो गई। श्रोणि की 3 हड्डियों से मिलकर होता है। श्रोणि एक बक्से जैसी संरचना होती है। श्रोणि एक बक्से जैसी संरचना होती है जो आंतों और अन्य अंदरूनी अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। श्रोणि में एक कटोरी जैसी रचना एसिटाबुलम होती है, जिसमें जांघ की हड्डी लगी रहती है। नेक्स्ट है हमारा कपाल। जैसे कि इसमें कपाल दिया गया है। जो कपाल होता है वह खोपड़ी मेरुदंड के ऊपर स्थित होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे जो हमें खोपड़ी होती है, उसे हम कपाल कहते हैं। कपाल के 2 मुख्य भाग होते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन। क्रेनियम का काम है मस्तिष्क को सुरक्षा देना, और क्रेनियम की हड्डियां चपटी होती हैं और आपस में टाके जैसी संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। क्रेनियम की हड्डियों में अचल संधि होती है। फेशियल बोन से कपाल का सामने वाला भाग बनता है। इससे में निचले जबड़े की हड्डी को हम मैडिबल एकमात्र गतिशील हड्डी होती है, जिसे हम निचले जबड़े की हड्डी को मैडिबल कहते हैं। वह जो होती है हमारे कपाल में एकमात्र गतिशील हड्डी होती है, जिसमें गति होती है, जिसमें सिर्फ गति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैडिबल की गति के कारण हम बोल और चबा सकते हैं। हमारी मतलब कि खोपड़ी में या हमारे फेस में जो भी है उसमें गति नहीं होती। ये एक फिक्स जॉइंट होते हैं जिन्हें फिक्स किया जाता है। जैसे कि इसमें ये दिख रही है, तो ये फिक्स्ड हो चुकी हैं, इसको हम गति नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों में गति नहीं, ये एक बार फिक्स्ड हो गई तो फिक्स्ड हो गई। और नीचे वाले को मैडिबल कहते हैं, जिसमें गति होती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मैडिबल के कारण ही हम बोल और चबा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है जंतुओं में गमन। जंतुओं की अब हम चाल के बारे में जानें कि जंतु कैसे गति करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है केचुआ, जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं। ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और हमारी कृषक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देता है, और ये इसलिए मांसपेशियों से केवल बना होता है, इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि केचुआ का जो शरीर होता है एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुआ के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, यानी कि इसके शरीर में जो होती है वो हड्डियां नहीं होती हैं। ये मांसपेशियों से बना होता है और ये मांसपेशियों की सहायता से ही चलता है। ये छल्लेनुमा होता है। इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ जो होता है अपने शरीर के पक्ष भाग को भूमि में जकड़े रहता है, तब अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तब पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात ये शरीर को संकुलित करता है, यानी कि सिकोड़ता है, तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता जाता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ये बहुत ही चिकना होता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूल जिसे हम बाल कहते हैं, बाल जैसी आकृति होती है, उन्हें हम सूख कहते हैं। तो शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख होते हैं। ये सूख पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। और जैसे कि हमारी एक नई इन्फॉर्मेशन ये है कि केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है केचुआ मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और वह अनपचे पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा दिया गया यह कार्य जो होता है किया गया मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है और ये हमारे मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारा घोंगा। घोंगा भी जो होता है उसमें भी हड्डियां नहीं होती हैं। घोंगे के शरीर में एक छोटा पेशीय पाद होता है जिसे हम पैर कहते हैं।
पेशियाँ हैं यह गमन करता है, और घोंगे के पैर की पेशियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, यानी जो इसकी पेशियाँ होती हैं वे बहुत ही मजबूत होती हैं। जो इसके घोंगे का बाह्य कंकाल उसे हम कवच कहते हैं, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है, यह हड्डियाँ को बना नहीं होता है। ये कवच एकल एकक होता है, और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। ये मतलब कि ये जो कवच होता है इसके ऊपर जो होता है वह इसकी कोई भी सहायता नहीं करता है, यह उसके ऊपर बना रहता है और यह उसके साथ ही खिंचता चला जाता है। कवच का जो छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांस संरचना सिर बाहर आते देखा है। तो मोटी संरचना इसका पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है, यानी कि जो पैर की पेशियाँ होती हैं इसकी बहुत ही मजबूत होती हैं, और ये इस तरह से गमन करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिलचट्टा, कि तिलचट्टा कैसे गति करता है। तो तिलचट्टा जो होता है वह जमीन पर भी चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं, इसकी 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं, जिनकी मदद से यह उड़ सकता है। पैरों की गति के लिए बड़ी और शक्तिशाली पेशियाँ होती हैं। तो पैरों की गति होती है उसमें बड़ी और शक्तिशाली पेशियाँ होती हैं। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े हुए होते हैं। अगले पैर सक्रिय और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत ही पतले होते हैं। तो तिलचट्टा जो होता है वह सभी जगह गति कर सकता है। तो इसे इस प्रकार तिलचट्टा हमारा गति करता है। अब नेक्स्ट है हमारा पक्षी। पक्षी जो होता है, पक्षी का जो शरीर होता है वह उड़ने के अनुकूल ही बना होता है। पक्षी की जो हड्डियाँ होती हैं वह हल्की और खोखली होती हैं। पक्षी अपने 2 पैरों पर चलता है। अधिकतर पक्षी जो होते हैं अपने पंखों की सहायता से आसमान में उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी अच्छे तैराक भी होते हैं। पक्षियों का शरीर जो होता है वह धारा रेखीय होता है, यानी कि वह स्ट्रीमलाइन होता है, जिससे हवा में आगे बढ़ने में उसे आसानी होती है। उनका जो पक्षियों का जो शरीर होता है वह स्ट्रीमलाइन यानी धारा रेखीय होता है। वह धारा के रेखीय तरीके से आगे बढ़ता जाता है, जिससे हवा में उन्हें बढ़ने में आसानी मिलती है, उड़ने में। नेक्स्ट है हमारा मछली। तो मछली जैसे कि होती है, तो मछली का भी जो शेप होता है वह स्ट्रीमलाइंड होता है। मछलियों में तैरने के लिए खास रूप से पंख और पूंछ होती है, जैसे कि इसमें ये पूंछ होती है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, जैसे कि इसमें ये साइड में नैरो है, यानी कि सकरा है। मछली का शरीर जो होता है, मछली अपने शरीर को एक ओर मोड़ती है। जब मछली जो होती है शरीर को अगर इधर वो मोड़ती है तो वह इधर की ओर बढ़ जाता है, और जब वो इधर मोड़ती है तो वह इधर की ओर बढ़ जाता है, यानी कि वह जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। पूंछ जिस डायरेक्शन में होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मछली की गति होती है। इसके कारण आगे और पीछे की ओर धक्का मिलता जाता है, और फिर जिससे मछली आगे बढ़ जाती है। पूंछ से दिशा बदलने में मदद मिलती है, यानी कि जो पूंछ होती है, मछली जो अपनी गति की दिशा बदलती है तो पूंछ से ही बदलती है। नेक्स्ट है हमारा स्नैक, जिसे हम सांप। स्नैक के शरीर में कशेरुकाएं अधिक संख्या में होती हैं। इन कशेरुकाओं से पतली पेशियां जुड़ी हुई होती हैं। जब एक सांप जो होता है ऐसा अक्षर जैसी आकृति बनाता है तो वह आगे की ओर बढ़ता जाता है, और जब एक सांप गमन करता है तो यह अगल बगल लूप या अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी आकृति बनाता है। इसी लूप से आगे बढ़ने के लिए बल बढ़ता है और सांप आगे बढ़ता जाता है, यानी कि सांप में जब वो आगे बढ़ेगा तो उसमें एस आकार के लूप बनते जाते हैं, और ये लूपों की संख्या जितनी अधिक होती है तो वह सांप जो होता है वह उतनी ही स्पीड से भाग रहा होता है, उतनी स्पीड से गति करता है। जितनी लूप की संख्या कम होगी उतनी ही गति कम होगी। यदि कि अगर लूप में काफ़ी सारे लूप होंगे तो वह बहुत ही स्पीड है, और अगर लूप कम है तो बहुत ही धीमे चल रहा होता है। इस तरह से सांप हमारा गति करता है। इस लेसन के प्रमुख शब्द हैं मेरुदंड, कंदुक हल्का संधि, सूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतु की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणीय अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली पिंजर जिसे रिब केज कहते हैं, कंधे की अस्थियां, कंकाल जिसे स्केलेटन कहते हैं, धारा रेखी जिसे स्ट्रीमलाइन्ड भी कहते हैं। इस का सारांश है कि अस्थि एवं उपास्थि जो मानव कंकाल बनाते हैं। ये शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, यानी कि हमारे जो इंटरनल पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, बच्चे की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी, मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े की एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां
गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। यानी कि जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वह खोखली और बहुत ही हल्की होती हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां हैं, उसमें जुड़ी पेशियां और आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाघ कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी हुई होती हैं जो तिलचट्टे को चलने में एवं उड़ने में सहायता करती है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधा सतह पर सूप केंचुए को भूमि पर पकड़कर बनाने में सहायक है। आधा सतह ने जो आधार की सतह होती है, जैसे कि जमीन या मिट्टी पर जहाँ भी चल रहा होता है उसे आधा सतह कहते हैं। घोंगा पेशी पात की सहायता से चलता है, यानी कि पैरों की सहायता से चलता है। उसकी पेशियां जो बहुत ही मजबूत